स्टूडेंट्स, हम लोग ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे और अभी तक हमने ऑगस्ट कॉम्ट के पद्धति शास्त्र और उनके जो लॉ मतलब विज्ञानों के वर्गीकरण और उनके प्रत्यक्षवाद के बारे में चर्चा करी थी। जो प्रत्यक्षवाद की उन्होंने अवधारणा दी थी उसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया, यानी कि 3 स्तरों का नियम दिया। उनका मानना था कि समाज को समूहों का एक विशेष रूप से परिवारों का एक ऐसा संग्रह माना जा सकता है जो व्यवस्थित और संतुलित होता है। तो ये समाज को एक समष्टि के रूप में देखते हैं और समष्टि के रूप में सामाजिक संबंधों से ये जुड़ा हुआ होता है। ये संबंध नियमों से निर्देशित होते हैं। जिस तरह से प्राकृतिक जो विज्ञान है उनमें हम स्पष्ट रूप से नियमों को पहचान सकते हैं और अवलोकन और प्रयोग और तुलना के माध्यम से हम ये 3 जो तरीके हैं उनके माध्यम से हम प्राकृतिक विज्ञानों में हम ज्ञान की खोज कर सकते हैं। उसी तरह से ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र में भी अवलोकन पद्धति, तुलना की पद्धति और एक्सपेरिमेंटेशन पद्धति यानी कि प्रयोग की पद्धति अपनानी चाहिए। अब अवलोकन जो है हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो चीज़ मूर्त है केवल वही अवलोकन के लिए करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो अमूर्त तथ्य हैं उनको वैज्ञानिक नहीं माना जाता। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अवलोकन मूर्त तथ्यों का किया जाता है। इसी तरह से प्रयोग के संदर्भ में ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि प्रयोग जो है वो सामाजिक अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में तो प्रयोग संभव है, लेकिन समाजशास्त्र में प्रयोग जो है उसके लिए हमें एक जो प्रविधि इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो है व्याधिकीय तथ्यों का अध्ययन। व्याधिकीय तथ्यों का अध्ययन करने से क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। समाज में गरीबी है, गरीबी का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम गरीबी का अध्ययन करने में हम ये नहीं समझ सकते कि किसी को जानबूझ के गरीबी की अवस्था में लाया जाए और फिर उसके बाद उसके परिणाम देखे जाएं। तो कार्य कारण का संबंध ढूंढने के लिए हम प्रयोग विधि में हम लोग व्याधिकीय स्थितियों का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हम सामान्य स्थिति को बेहतर पहचान सकें। और इसी संदर्भ में वो तीसरी पद्धति कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति, यानी कि जिस तरह से पशु समाज है, पशु समाज से और मनुष्य समाज में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए पहले पशु समाज जो था वो उसमें और मनुष्य के समाज में एक तो भाषा जो है वो देखने को मिलती है, श्रम विभाजन देखने को मिलता है, परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है और साथ ही साथ धर्म देखने को मिलता है। तो ये जो तरीके हैं इनके तुलना से न सिर्फ पशु समाज और मनुष्य के समाज में बल्कि उन समाजों में का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए जो विकास के अलग अलग स्तर पर हैं। इस संदर्भ में समाज को एकजुट बनाए रखने में ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। धर्म जो है समाज को बांधे रखता है, भाषा जो है पिछली पीढ़ी के संचित ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी तरह से श्रम विभाजन का भी महत्व है। श्रम विभाजन क्या है? हम लोग सारा काम अपने कार्य जो हैं वो अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य हम लोग बांट देते हैं, जिससे सभी लोग अपना पूर्ण रूप से योगदान दें और समाज सुव्यवस्थित रूप से चल सके। अब जैसे
आप अपने कॉपी पेंसिल जो हैं या पेन जो हैं वो अपने आप उनका उत्पादन नहीं करते। वो काम जो है वो कॉपी बनाने वाला जो है वो करता है और आप उसे खरीद के लाते हैं। शिक्षण का कार्य हम लोग करते हैं, आप को पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं और उसके बाद आप नौकरी में अपनी नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना योगदान करते हैं। तो सभी लोग समाज में जब सभी लोग अपना अपना निश्चित निर्धारित कार्य करते रहेंगे तो समाज में श्रम विभाजन के माध्यम से समाज जो है एकीकृत रहेगा। ऑगस्ट कॉम्ट ने जनसंख्या को भी महत्व दिया, जनसंख्या की वृद्धि को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। इस क्रम में ऑगस्ट कॉम्ट मानते हैं कि समाज जो है व्यक्तियों से बना न होकर परिवारों से बना हुआ है और परिवार जो है वो केंद्रीय इकाई, उसमें दंपत्ति है। परिवारों से जनजातियां बनती हैं, जनजातियों से राष्ट्र बनते हैं और इस क्रम में जो 3 स्तरीय, एक तो हम देखेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट का जो एम्फेसिस था वो हमेशा त्रिपक्षीय रहा है। तो पहले पक्ष में वो कहते हैं कि परिवार आते हैं, दूसरे स्तर पर राज्य की स्थापना होती है और तीसरे स्तर पर एक रेस की, एक ह्यूमन रेस की स्थापना होती है जो सबसे ऊंचे स्तर पर है। जहाँ स्पेंसर घोर व्यक्तिवादी थे, वहीं ऑगस्ट कॉम्ट समूहवादी थे। वो परिवार को समाज की मूलभूत इकाई मानते हैं और कहते हैं कि परिवार ही व्यक्ति की अहमवादी प्रवृत्तियों पर रोक लगा सकता है और इन प्रवृत्तियों पर जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनको परिभाषित कर सकता है। तो ये इसी से परिवार से वर्ग का जन्म होता है, जाति का जन्म होता है, फिर नगर विकसित होते हैं। तो जो केंद्रीय स्थान जो है ऑगस्ट कॉम्ट परिवार को देते हैं। भाषा के महत्व के भी संदर्भ में ऑगस्ट कॉम्ट का मानना था कि समाज को एकजुट रखने में भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुरानी पीढ़ियों का जो संचित ज्ञान है, जो क्योंकि सब लोग जिंदा नहीं रहते, पर उनका ज्ञान जो है वो उनके पास होता है, पर वो ज्ञान वो ट्रांसमिट कैसे करें? मृत लोग तो अपना ज्ञान ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हमारे से पहले सैकड़ों पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, पर उनका ज्ञान उनके साथ ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, आगे कैसे गया? भाषा के माध्यम से। तो विरासत जो बचती है वो केवल भाषा के कारण बचती है। भाषा एकता को स्थापित करती है और सहमति बनाती है। इसी तरह से वो धर्म को भी वो महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि सामूहिक धार्मिक विश्वास जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म जो है वो मनुष्य को जानवर से अलग बनाता है, क्योंकि हम एक सांसारिक शक्ति में विश्वास करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने श्रम विभाजन की भी बात करी है। श्रम विभाजन या भी समाज को एकजुटता में बांधने का कार्य करता है और श्रम विभाजन हर समाज में किसी न किसी प्रकार में, हर काल में, हर समाज में हमें किसी न किसी प्रकार से देखने, बिल्कुल सरल से सरल समाज में भी और जटिल से जटिल समाज में भी हमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है। मानव प्रकृति के भी वो तीन चरणों में बांटते हैं, त्रिआयामी विश्लेषण करते हैं उसका, और उसमें वो कहते हैं कि सामाजिक संगठनों के का त्रिपक्षीय उद्विकास हुआ है और ये 3 पक्ष क्या हैं? भावना, बुद्धि और क्रिया। तो पहले स्तर पर वो भावना के स्तर पर वो परिवार को रखते हैं, दूसरे बुद्धि के स्तर पर वो राज्य को रखते हैं और क्रिया के स्तर पर वो सारी संपूर्ण मानव प्रजाति यानी कि रेस को रखते हैं। तो ये जो परोपकार की भावना है वो पहले स्तर पर घरेलू होती है, दूसरे स्तर पर या मध्य काल में सामूहिक होती है और तीसरे स्तर पर
प्रत्यक्षवादी काल में वो सार्वभौमिक यानी कि जो पूरी संपूर्ण मानव जाति पर के लिए होती है वो देखने को मिलती है। तो ये जो मानव की प्रगति है उसमें ऑगस्ट कॉम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास का जो दर्शन दिया है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानसिक क्षमताओं के आधार पर ये 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण है धर्मवादी या ब्रह्मवादी। इसके अंतर्गत भी 3 चरण उन्होंने दिए हैं, फेटिशिज्म, पॉलीथीज़म और मोनोथीज़म। फेटिशिज्म यानी कि वस्तुवाद, दूसरा पॉलीथीज़म यानी कि बहुईश्वरवाद और मोनोथीज़म यानी कि एक ईश्वरवाद। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है जो कि है मेटाफिज़िकल स्टेज यानी कि तत्ववादी चरण। और इसी क्रम में आगे बढ़कर लास्ट जो स्टेज है वो है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। तो इस स्तर में जो सबसे पहला जो धार्मिक स्तर है या ब्रह्मवादी काल है, हम देखते हैं बच्चों के भी, हम जब बाल्यकाल से अगर हम अपने जीवन में भी इसको समझने की कोशिश करें, तो जब हम बच्चे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के अर्थ नहीं समझ में आते थे कि बिजली क्यों कौंधती है, बारिश क्यों होती है, फूल क्यों उगते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ चीज़ों में फेटिश जोड़ लेते थे, यानी कि वस्तुओं से कुछ जोड़ देते थे। उन वस्तुओं को किसी जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम वट के वृक्ष की पूजा करते हैं, किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं, किसी भी वस्तु की पूजा करते हैं, किसी पहाड़ की पूजा करते हैं या किसी पत्थर की पूजा करते हैं या किसी नदी की पूजा करते हैं, तालाब की पूजा करते हैं, ये सारा फेटिशिज्म के अंतर्गत आता है, यानी कि वस्तुवाद के अंतर्गत आता है। धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे समझना, और अब की स्तर जो आपका अब का स्तर है जहाँ पे आप हर चीज़ का वैज्ञानिक अर्थ समझते हैं कि बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों कड़कती है, फूल क्यों उगते हैं, इसको आप वैज्ञानिक स्तर पर समझ पाते हो कि किस तरह से बारिश होगी तो मिट्टी में बीज डालोगे तो वो अंकुरित होगा, उसका क्रम है, उसको वनस्पति विज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है, रसायन शास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है, भौतिकी शास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है। पर इस स्तर तक आने के लिए आपको एक बीच की स्टेज से गुजरना पड़ता है जो है मेटाफिज़िकल स्टेज यानी कि तत्वमीमांसीय स्तर, जिसमें आप किन्हीं अमूर्त शक्तियों को इनका कारण मानते हो। तो ये स्तर जो हैं ये हमारे मानसिक विकास के स्तर पे भी देखे जा सकते हैं और समाजों के विकास के स्तर पर भी हम ये 3 क्रम देखते हैं। पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है मेटाफिज़िकल यानी कि तत्वमीमांसीय स्तर, और तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर। धार्मिक स्तर में जब मानव धर्म के आधार पर सभी घटनाओं की व्याख्या करता है, इसे धर्म का काल कहा गया है। पहली अवस्था है वस्तुवाद, जिसकी हमने चर्चा करी, जिसमें वस्तुओं और प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व आरोपित किया जाता है। किसी भी वस्तु, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी जानवर में देवत्व देखना, जैसे हम गौ माता की पूजा करते हैं और उसमें हम फेटिश जोड़ देते हैं, क्या गाय के संदर्भ में हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, है ना। तो वो हम उसमें हमारा लगाव है, उसमें हमारी आस्था है, जुड़ी हुई है उस वस्तु से, चाहे वो पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, हम उसी की पूजा करते हैं और उसमें हम डिविनिटी या देवत्व देखने लगते हैं। इस काल में कॉम्ट ने जीवात्मा का काल या एनिमिज्म का काल भी कहा है। फेटिशिज्म को एनिमिज्म भी कह सकते हैं। और इसमें मानव के एक निश्चित स्थान पर, इस काल में मानव ने एक निश्चित स्थान पर
रहना आरंभ किया, परिवारों की स्थापना हुई, विकसित हुए और निजी समाज की स्थापना हुई। परिवार के विकास के कारण राज्य विकसित हुआ और इसका दूसरा उपचरण, धर्म काल का दूसरा उपचरण है बहुईश्वरवाद, यानी कि बहुत सारे ईश्वरों, बहुत सारी शक्तियों पर विश्वास करना। इस स्तर में हम बहुत सारी जैसे उदाहरण के तौर पर हम प्रकृति के बहुत सारी जैसे वर्षा के लिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं। न सिर्फ हमारे हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये यूरोप में भी हर समाज में, हर काल में, आदिम समाजों से और अब तक के सभी समाजों में, ईसाई समाजों में, इस्लामिक समाजों में, सब समाजों का जो इतिहास है वो इस क्रम से ऑगस्ट कॉम्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुदेवतावाद में के अंतर्गत बहुत सारे देवताओं को बहुत सारी शक्तियों से युक्त माना गया था और बहुत सारे देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मतलब अगर बारिश के देवता की पूजा करेंगे तो बारिश आएगी। और जैसे जो पहले एनिमिज़्म था उसमें हम पूजा करते थे किसकी, हम मेंढक की पूजा करते थे, क्योंकि मेंढक टर्राएगा तो बारिश होगी या टिटहरी बोलेगी तो बारिश होगी। तो वहाँ उस स्टेज से हम आगे बढ़े हैं, टिटहरी और मेंढक की पूजा करने की बजाय अब हम सीधा उस बारिश के देवता की पूजा कर रहे हैं। और इस स्तर जो ये धर्म काल का जो दूसरा स्तर था बहुईश्वरवाद, इसमें प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को अलग अलग देवताओं और देवियों के रूप में प्रस्तुत किया और इसमें इसको बृहद साम्राज्यों का काल भी कहा गया है। इसमें नगरों और नगर राज्यों और व्यावसायिक व्यापक राजनीतिक स्वरूपों का विकास हुआ। भूसंपत्ति की धारणा इसी काल में विकसित हुई और ये जो बहुईश्वरवाद था ये इसको ग्रीक काल भी कहा गया है। ग्रीक काल में ये बहुत प्रचलित था। इसके बाद जो आता है वो एकेश्वरवाद, जब हम बहुत सारे जो देव हैं, देवी देवताएं हैं, उनसे अपना ध्यान हटाकर और एक देवता के ऊपर केंद्रित करते हैं। ये तीसरा चरण है। धार्मिक जो स्तर है उसके अंतर्गत 3 चरण, फेटिशिज्म, पॉलीथीइज्म और मोनोथीइज्म। तो इसमें ये तीसरा चरण है एकेश्वरवाद का। इसके अंतर्गत ये काल सार्वभौमिक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना का काल था और ये इसे रोमन काल से उन्होंने जोड़ा। ये रोमन काल उन्होंने कहा। इसके 2 चरण हैं, बताते हैं वो। पहला चरण आरंभिक एकेश्वरवाद और दूसरा सुरक्षात्मक एकेश्वरवाद। आरंभिक एकेश्वरवाद में का अर्थ हुआ सामाजिक एकेश्वरवाद, यानी कि राजनीतिक समुदाय में पितृभूमि या फादरलैंड की पूजा करनी शुरू करी थी और रोमन कानून ने ईश्वर के कानून के स्थान पर प्रशासन और सामाजिक कानून या सामाजिक अनुशासन को स्थापित किया। अब रोम में के राज्य में सुरक्षा को बहुत महत्व दिया गया और सामंतवाद का, क्योंकि व्यापार का विकास हो रहा था और भूमि का महत्व बढ़ रहा था, इसलिए सामंतवाद का जन्म इस काल में हुआ। फिर जो भूमि है उसकी रक्षा करने के लिए सुरक्षात्मक एकेश्वरवाद की या कैथोलिक सामंतवादी संक्रमण का काल जिसे वो बोलते हैं, उसने जन्म लिया। और इस संदर्भ में यहाँ पे ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि यहाँ पे परिवारों का महत्व बहुत है और धार्मिक नेताओं का जो महत्व है वो बहुत है और साथ ही स्त्रियों का महत्व, क्योंकि स्त्रियों में जो उनकी
शक्ति है, वो मानवता की आराधना करने वाली शक्ति, वो उसका उदय होगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि तीसरा स्तर जो है वो उसमें गिल्ड और मज़दूरों के गिल्ड और व्यापारियों के गिल्ड वो विकसित होंगे। दूसरी स्टेज जो है वो तत्वमीमांसीय या तत्ववादी जो स्तर है वो तीसरे स्तर पर पहुंचने से पहले का स्तर है। तीसरा स्तर जो है हर समाज में तीसरा स्तर जब पहुंचता है वो प्रत्यक्षवादी स्तर है या विज्ञानवादी स्तर है। उस पर पहुंचने के लिए हम मेटाफिज़िकल स्टेज से गुज़रते हैं। हमारे जो जितने भी समाज हैं वो ये एक अंतर्वर्ती काल है या संक्रमण का काल है, ट्रांजिशन का काल है, एक स्तर से और दूसरे स्तर में जाने का काल है। तो ये पश्चिमी क्रांति या तत्ववादी या मेटाफिज़िकल काल था। और इस काल में महिलाओं का प्रभाव बढ़ा, प्रौद्योगिकी बढ़ी, विकसित हुई, कलाओं का विकास हुआ, राज्य की व्यवस्था परिष्कृत हुई और उद्योग सुदृढ़ होने लग गए, मज़दूरों में एकता आई और सरकारों ने उद्योगों को महत्व देना शुरू किया और उद्योगों का प्रवेश राज्य व्यवस्था में हुआ। अब तक की सभ्यता सेना प्रधान थी, लेकिन तत्ववादी काल में उद्योग प्रधान हो गई। पहले सेना पर महत्व दिया जाता था, फिर उसके बाद उद्योगों पर महत्व और तीसरे काल में विज्ञान को प्रमुखता दी गई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो बिखराव आया था उससे पूरे समाज का एक तरह से सर्वनाश हो गया था, सामाजिक व्यवस्था का सर्वनाश हो गया था। और ये सर्वनाश प्रत्यक्षवादी समाज के लिए वो कहते हैं कि महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक स्थिति जो काल है उससे, धार्मिक स्थिति से और वैज्ञानिक स्थिति, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि किस तरह से वैज्ञानिकता को मनुष्य का या मानव समाज का एक धर्म बनाया जाए और उसको स्थापित किया जाए। तीसरा का वो जो स्तर है वो है प्रत्यक्षवादी स्तर, और इसमें वो कहते हैं कि विचार के संघर्षों में ये स्तर आता है। ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है, ये इन्होंने 1922 में अपनी किताब जो पॉजिटिव पॉलिटी है उसमें इन्होंने प्रतिपादित किया। और इसमें ये जो 3 स्तरों का इनका जो नियम है वो इससे पहले टर्गोट और सेंट साइमन ने प्रतिपादित किया था, पर उसे समाज पर लागू नहीं किया था। इन्होंने पहली बार इसे समाज पर लागू किया। ये जो तीसरा स्तर है यानी कि वैज्ञानिक स्तर, वो जनसंख्या में परिवर्तन के कारण और श्रम विभाजन के परिवर्तन के कारण 1800 ईस्वी की शुरुआत से माना जाता है। और प्रत्यक्षवादी समाज की बुनियाद उद्योग और विज्ञान पर आधारित है। ये कंडोरसेट से इस अपनी मान्यता में प्रभावित थे और उन्होंने समाज के बारे में महत्वपूर्ण नियमों की खोज करने की बात करी है। ऐसे नियम जो समाज को चलाते हैं, जिस तरह से विज्ञान को चलाने में वस्तुनिष्ठ जो नियम हैं उनको हम जान सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करने के लिए, खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमारे क्या विचार हैं, हमारी क्या सोच है, वो महत्व नहीं रखती। इसी तरह से वो कहते हैं कि समाज शास्त्र के नियम खोजने के लिए, ऐसे नियम जो समाजों को प्रभावित करते हैं, उनकी खोज करने में व्यक्ति की सोच प्रभावित नहीं करनी चाहिए। वो नियम खुद ही सुस्पष्ट और प्रकट होने चाहिए। इस काल में वो कहते हैं कि उद्योगपतियों का शासन होगा और बुद्धिजीवी मार्गदर्शक या नए पुजारी होंगे। मजदूर मजदूरी करेंगे और इस वजह से
इन्हें मतलब उद्योगपतियों या पूंजीपतियों का समर्थक भी बोला गया है। और ये जो समर्थन है उन्होंने समाज को इसमें उन्होंने मज़दूरों की जो स्थिति है उसकी अनदेखी करी। अब इस अध्ययन में वो पुरोहित वर्ग, स्त्री वर्ग और औद्योगिक वर्ग तीनों का उल्लेख करते हैं। स्त्रियां जो हैं वो इस क्रम में दो प्रकार की नैतिकता है, एक तो है पारिवारिक नैतिकता और दूसरी है सामाजिक नैतिकता। पारिवारिक नैतिकता जो है उसमें स्त्रियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो सामाजिक नैतिकता का निर्देशन करती हैं। उनमें स्नेह है, सहानुभूति है और वो सहानुभूति वो प्रदान करती हैं। इसलिए ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि स्त्रियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। और जो सामाजिक नैतिकता है उसमें वो औद्योगिक वर्ग को विशेष महत्व देते हैं। उत्पादक, साहूकार, व्यापारी, कृषक उनको सम्मिलित करते हैं। तो ये जो इस क्रम में जब हमने विज्ञानों के वर्गीकरण की बात करी थी, तो उन्होंने अंत में आकर इस क्रम में समाज शास्त्र से भी ऊपर जो है नैतिकता को रखा था, नीति शास्त्र को रखा था। तो नीति शास्त्र पर ये जो समाज जो विचार हैं ऑगस्ट कॉम्ट के, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये पॉजिटिव प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है उसके आधार पर जो बने हुए समाज की जो कल्पना करी है वो फिर भी अपने आप में कल्पनीय या आइडियलिस्टिक स्तर पर ही थी और इसमें वैज्ञानिकता का कोई आधार नहीं था। तो इसलिए इसके लिए ऑगस्ट कॉम्ट की बहुत आलोचना भी की गई है। फिर भी बोगार्डस का मानना है कि समाज शास्त्र में ऑगस्ट कॉम्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने समाज के विषय में विशुद्ध चिंतन की आवश्यकता पे बल दिया। उन्होंने मानवीय संबंधों के स्थैतिक और गत्यात्मक दोनों पक्षों को महत्व दिया। उन्होंने निर्भरता के वृद्धि क्रम और घटती सामान्यता, जो हमने विज्ञानों के वर्गीकरण में बात करी थी, ज्ञान के वर्गीकरण में बात करी थी, उस पर बल दिया। और उन्होंने सामाजिक तथ्यों को अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इस पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का भी अध्ययन पर भी बल दिया है। उनका मानना था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ऐसा समाज विशुद्ध रूप से हमें केवल धार्मिक स्तर पे मिलेगा या विशुद्ध रूप से तात्विक स्तर पर मिलेगा या विशुद्ध रूप से प्रत्यक्ष स्तर पर मिलेगा। भारत में हम अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो प्रत्यक्षवादी स्तर और धार्मिक स्तर और तत्वमीमांसीय स्तर तीनों साथ ही साथ चलते हैं, पर प्रधानता किसे मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि हर समाज में हमें इन तीनों प्रकार के जो तत्व हैं उनके अंश कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने मानवीय दर्शन का विधिवत विकास किया और समाज में व्याप्त अराजकता और सामाजिक समस्याओं के समाधान की रूपरेखा प्रस्तुत करी। ये हमने जो पहली इकाई है उसमें ऑगस्ट कॉम्ट के जो विचार हैं उनके बारे में चर्चा करी थी। अब अगले हफ्ते हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।